नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान इतिहास को लेकर। राजस्थान इतिहास के अंदर हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सभ्यता, और सभ्यता हमने पूरी डिटेल से पढ़ी। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वो सभ्यता की जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। आज हम बात करने वाले हैं उस पार्ट्स को लेकर जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर है आपके। और पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर थ्योरी में पढ़ाओ, तो क्लासें अपनी थ्योरी में ही चलेगी, ठीक है। वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी आपको बोल दिया है कि इतिहास हो, जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, वो सारी हम थ्योरी में शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे उस चैप्टर को लेकर जहां से प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और यदि ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से, तो वही टॉपिक में से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। यानी कि बात मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं आपके आधुनिक राजस्थान को लेकर। किसको लेकर? आधुनिक राजस्थान। सभ्यता हमने पढ़ी, आज हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे किसको लेकर? आधुनिक राजस्थान। हमने कहा था कि आधुनिक राजस्थान के अंदर आपके सिलेबस के लिए एक ही नाम लिख रखा होता है, और वो होता है क्या? आंदोलन। आधुनिक राजस्थान के अंदर सिलेबस के अंदर नाम क्या होता है? आंदोलन। और इस आंदोलन में से 5 टॉपिक निकलते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक वो होता है 1857 का संग्राम। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो दूसरा होता है, वो है किसान आंदोलन। तीसरा चैप्टर है वो है जनजाति आंदोलन। कौन सा? जनजाति आंदोलन। और अगर नंबर 4 की मैं बात करूं तो वो है प्रजामंडल आंदोलन। और आखिरी के अंदर आप पढ़ते हैं इतिहास में, वो है एकीकरण। तो आधुनिक राजस्थान के अंदर एक टॉपिक आंदोलन, और उसी आंदोलन में से बहुत सारे टॉपिक निकलते हैं। 1857 का संग्राम हो, किसान आंदोलन हो, या फिर जनजाति आंदोलन हो, प्रजामंडल हो, या फिर एकीकरण। ये 5 ऐसे चैप्टर है दोस्तों जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर आते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवार, पुलिस, एसआई, रीट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एलएसए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, इनमें से एक ना एक फैक्ट जरूर आता है। तो आज पढ़ेंगे वैसे सभी टॉपिक, लेकिन क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, वो करेंगे किसको लेकर? 1857 संग्राम को लेकर। तो एक बार जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे थोड़ी सी चर्चा और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, महेश बिल्कुल, नमस्कार। समता चौधरी बिल्कुल, छोटू राम, गुड्डी गुड इवनिंग, बाबूलाल, हाँ सुरेश, सायरा बानो, मुशाफिर मुकेश, सुमन नागोरा, बिल्कुल आप सभी को गुड इवनिंग है, नमस्कार है, हार्दिक स्वागत है। मिस्टर संजू बिश्नोई जोधपुर की पावन धरा से, बिल्कुल आपको भी नमस्कार। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। और जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। ओम प्रकाश बेनेवाल जी, राम राम आपको भी। मुशाफिर मुकेश। आइए बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक शुरू करते हैं, पेन और कॉपी अपने साथ में लेकर बैठ जाइए, और बड़े ही शानदार ढंग से हम पढ़ेंगे 1857। यहाँ पर इतिहास हम रटेंगे नहीं, इतिहास को समझेंगे और उसके बाद में इतिहास रचेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सुनील कुमार, रूप कंवर, हेमाराम, अशोक, अच्छा हिंगोली से राम राम, खान जी, आरजे 31 से, ठीक है। अच्छा, वेटनरी नॉलेज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। और वेटनरी के लिए भी भाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या एलएसए हो, उन सभी के अंदर ये टॉपिक लगे हैं 5। तो आप आराम से कॉपी के अंदर नोट कीजिए पूरी थ्योरी के अनुसार, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए 1857 का संग्राम। देखिए 1857 का संग्राम। अठारह सौ सत्तावन का संग्राम। देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको
सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बात हम कर रहे हैं 1857 के संग्राम को लेकर। तो पहली बात तो शायद आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर आपने 1857 का संग्राम क्यों लिखा है, आपने क्यों नहीं लिखा कि 1857 की क्रांति। दो शब्द आप जरूर पढ़ते होंगे, एक क्रांति और दूसरा है वो है विद्रोह। आप कहेंगे कि सर आपने इन दोनों में से एक नाम क्यों नहीं लिखा, आपने थंबनेल के अंदर भी 1857 का संग्राम ही क्यों लिखा। तो दोस्तों ये ना तो क्रांति थी और ना विद्रोह, ये एक संग्राम था जिसे आप विद्रोह कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर 1857 की क्रांति और विद्रोह में फर्क क्या होता है, वो देखिए और उसके बाद में आगे। क्रांति का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन होना। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो क्रांति का मतलब होता है कोई उद्देश्य का पूर्ण होना, उद्देश्य का पूर्ण होना क्या है क्रांति। जबकि विद्रोह का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य का पूर्ण नहीं होना, कहने का मतलब दमन हो जाना, उद्देश्य का पूर्ण न होना। ठीक है, क्रांति है या फिर विद्रोह वो तो आप स्वयं डिसाइड करोगे, लेकिन यहां पर मैंने कहा था क्रांति का अर्थ होता है उद्देश्य का पूर्ण होना, जबकि विद्रोह का अर्थ होता है उद्देश्य का पूर्ण न होना। अब आप कहेंगे सर कैसे, सिंपल सा एग्जांपल देखिए। जैसे एक व्यक्ति है जिसका नाम आप मानिए राजू है। कौन है, राजू। राजू दिन भर पढ़ाई करता है लाइब्रेरी में और उसके बाद में शाम को घर जाता है और घर जाकर मम्मी को कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, और मम्मी कहती है कि बिल्कुल रसोई में जाइए और वहां पर सब्जी बन रखी है, किसकी, बैंगन की। राजू ने कहा आई हेट बैंगन, मैं बैंगन नहीं खाता। आपने क्या कहा, हमने कहा कि एक राजू नाम का बालक है जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा है, शाम को घर गया, घर जाकर मम्मी से कहा कि भूख लगी है, तो मम्मी ने कहा कि बेटा बैंगन बनाए हुए हैं, बैंगन खा लो। लेकिन राजू ने कहा आई हेट बैंगन, मैं बैंगन नहीं खाता हूं। तो हो सकता है कुछ ही देर में राजू के पापा आए और राजू की सेवा कर दी। सेवा का मतलब था सगड़ा जानो। तो चुपचाप राजू गया रसोई के अंदर और वापस क्या, बैंगन की सब्जी खा ली। तो ये क्या है, ये एक विद्रोह है। राजू ने क्या सोचा था कि बैंगन नहीं खाना है, लेकिन पापा आए, सेवा की और राजू ने बैंगन खा लिए। यानी कि ये एक प्रकार का क्या था, विद्रोह, जिसका दमन हो गया पापा के सेवा करने से। या फिर हो सकता है कि नाइट में ज्यादा भूख लगी तो चुपचाप जाकर रसोई में अंदर क्या खा लिए, भिंताक यानी कि बैंगन। क्लियर। ये होता है क्रांति और विद्रोह में अंतर। यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखना है कि 1857 का संग्राम क्रांति है या फिर विद्रोह। क्रांति का मतलब होता है किसी व्यवस्था में परिवर्तन होना, किसी व्यवस्था के अंदर क्या होना, परिवर्तन। और सिंपल लैंग्वेज के अंदर उद्देश्य का पूर्ण होना क्रांति है, जबकि उद्देश्य का पूर्ण न होना क्या है, विद्रोह। और आप जानते हैं कि 1857 का उद्देश्य क्या था, भारत की आजादी मिली नहीं मिली, यानी कि उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तो न होना क्या है, एक विद्रोह। क्लियर। आइए अब हम आगे बात करते हैं जहां से सीधे सीधे वन लाइनर आपको फैक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से, तो देखिए बात करते हैं कि जब 1857 का संग्राम हुआ उस समय स्थिति क्या थी, यानी 1857 के समय। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, 1857 के समय स्थिति क्या थी, तो आपको वन लाइनर पहला फैक्ट पूछा जाएगा इस प्रकार से। आपको पूछा जाएगा जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप में से किसको आता है कि जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। दूसरा फैक्ट आपको पूछा जाता है कि जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी। ये दो फैक्ट। तीसरा फैक्ट आपको पूछता है कि 1857 का संग्राम जिस समय हुआ था उस समय भारत का शासक कौन था, भारत का शासक यानी कि राजा कौन था। कमेंट करिए जल्दी से। चौथा फैक्ट आपको पूछता है कि जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय
भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल। 4 फैक्ट। अगला फैक्ट फिर पूछता है आपको, और वो पूछता है कि जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? और पूछा यह भी जाता है कि 1857 संग्राम के लिए निर्धारित तिथि कौन सी थी? निर्धारित तिथि। और एक फैक्ट और पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय कौन से व्यक्ति कौन से पद पर थे, कौन सा प्रतीक चिन्ह रखा गया था, और कौन सी डेट रखी गई थी कि इस दिन हम क्या करेंगे? संग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश कहते बिल्कुल, गुड इवनिंग। रूप कंवर, रोटी कमल, बिल्कुल। थानाराम जी, क्षमता चौधरी, छोटू राम, महेंद्र सिंह चारण, बबलू शिखवाल, बिल्कुल। मदन सेन जोधपुर से, हेमा मेघवाल, बिल्कुल धन्यवाद आपको। हाँ, मोती सिंह हमें लोकेट बता रहे हैं। रूप कंवर, थानाराम जी, सुमन नागोरा, बिल्कुल। ये है प्रथम चरण के क्वेश्चन। 1857 का जब संग्राम शुरू होता है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहां से कोई फैक्ट पूछा जाए। आइए देखते हैं एक एक फैक्ट। फिर कह रहा हूं, पूरी 1857 के संग्रामी बड़े ही अच्छे एक एक टॉपिक से बड़े ही ढंग से पढ़ेंगे। उसके लिए आपको इतना करना है कि कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ही चीज मांगती है, वो है रेगुलरिटी। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नाम आप याद रखेंगे, पारमस्टन। क्या नाम था? याद रखेंगे, पारमस्टन। 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पारमस्टन। आपको पूछा जाए 1857 के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो याद रखेंगे, महारानी होती है, वो होती है विक्टोरिया। महारानी कौन है? तो याद रखेंगे, विक्टोरिया। पूछा जाए 1857 के समय भारत का शासक या फिर राजा कौन था? तो नाम याद रखेंगे, बहादुर शाह सेकंड। कौन था भाई? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह एक फर्स्ट भी था जो औरंगजेब का पुत्र हुआ करता था, लेकिन यह है बहादुर शाह सेकंड, जिसे इतिहास में कहा जाता है बहादुर शाह जफर। जानते हैं आप? जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर। जिस समय 1857 का संग्राम हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जीजी, गवर्नर जनरल। तो याद रखेंगे 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, वो हुआ करता था कमल वे रोटी। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 1857 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल वे रोटी क्यों रखा गया? कमल तो इसीलिए रखा गया क्योंकि ब्रिटिश जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिक भी थे, तो इसका प्रचार करने के लिए भाई, अभी तो जैसे 1857 की क्रांति की बात या अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर प्रचार करने के बहुत सारे साधन हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, अखबार है, टेलीविजन है, लेकिन उस समय इस प्रकार की सुविधा थी नहीं। तो लोगों ने कहा कि 1857 का संग्राम तो करेंगे लेकिन इसका प्रचार प्रसार कैसे करें? तो कहा कि अंग्रेजों के कंपनी में जो भारतीय सैनिक हैं उनको तो हम एक एक कमल का फूल देंगे। जैसे ही कोई भारतीय सैनिक यदि कमल का फूल ले लेगा, यानी कि अगर वो ग्रहण कर लेगा, तो हम ये मानेंगे कि वो अपने साथ में है। दूसरा प्रतीक चिन्ह था रोटी। रोटी थी आम जनता के लिए,
यानी कि जैसे एक गांव के अंदर रोटी बनाई गई और वही रोटी दूसरे गांव भेजी गई, अगर दूसरे गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने ये रोटी ग्रहण कर ली तो ये माना गया कि ये गांव हमारे साथ में है, किसमें, 1857 के संग्राम में। और उसके बाद में वो गांव दूसरी रोटी बनाकर दूसरे गांव भेजेगा, अगर वो स्वीकार करता है तो हम ये मानेंगे कि वो अपने साथ में है। यानी अंग्रेजों से छुपकर प्रचार प्रसार करने के लिए दो प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे, एक था कमल और दूसरा कौन सा, रोटी। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। निर्धारित तिथि, यानी कि भारतीयों ने डिसाइड किया था कि 1857 का संग्राम तो करेंगे, लेकिन करेंगे कब, तो याद रखेंगे डेट रखी गई थी 31 मई 1857। क्लियर। लेकिन विद्रोह है वो आप जानते हैं भारत के अंदर तो हुआ था 10 मई को और अपने राजस्थान में हो जाएगा कब, 28 मई को। क्यों हुआ उसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल निर्धारित तिथि कौन सी है, 31 मई 1857। बात करें राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के समय, तो नाम होता है, वो होता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, महारानी, भारत का शासक, भारत के गवर्नर जनरल, प्रतीक चिन्ह, निर्धारित तिथि और राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो पूरी लिस्ट आपके सामने है। प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से कोई ना कोई फैक्ट सिंपल ही पूछ लिया जाता है कि निर्धारित तिथि कब थी, या फिर राजस्थान के संदर्भ में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, या फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इस प्रकार के फैक्ट। यहां तक आपको समझ में आया है तो ओके कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतिज्ञा कला से जोधपुर का जो टेलीग्राम बना है उस पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर लेना भी चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ओके है, फिर आगे बढ़ते हैं। ललित साहू बाय तुषे जी, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बीकानेर का भाषा, जी 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 सर, ओके ओके। उर्मिला बादू ओके है, रूप कंवर यस यस, बबलू प्रेम राठौड़ नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके ओके ठीक है। आइए अब हम चर्चा करते हैं, और वो चर्चा करते हैं कि ये 1857 का संग्राम हम पढ़ रहे हैं ये हुआ क्यों था। एक एक फैक्ट बड़ी गहराई से पढ़ेंगे और मैं आपको बताता चलूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने रहे, इधर क्वेश्चन रहे और इधर इनके सीधे आंसर रहे। ये वन लाइनर फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मोती जी, जो प्रथम एजे जी बने थे बिल्कुल उनका नाम था मिस्टर अब्राहिम लोकेट, उसको लेकर मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, आपके कोई ऐसा फैक्ट छोड़ूंगा नहीं जो आपके दिमाग में रहे कि इसका आंसर क्या होगा। जे दादी, पूजा चोइल, एसपी बेनीवाल, बलवीर सिंह, बिल्कुल ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि 1857 का जो संग्राम हुआ है उसका कारण क्या है, और यहां कारण से हमेशा क्वेश्चन आता है। 1857 के कारण, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। देख लीजिए 1857 के कारण, कारण को यदि लेकर चर्चा करें तो हमारे सामने पहला कारण आता है और वो आता है संधियां। यहां पर बड़े ध्यान से देखना है आपको। 1857 के संग्राम का पहला कारण तो क्या है, वो है संधियां। आवाज बहुत कम आ रही है, ठीक है, अभी हम देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि 1857 के होने के कारण क्या थे। तो कारण हमारे सामने पहला लिखा आया संधियां। संधियां क्यों की थी, पहली बात तो ये, और कौन कौन सी की थी, और अपने राजस्थान के संदर्भ में कौन सी बात एग्जाम में पूछी जाएगी उसको लेकर चर्चा। देखिए सबसे पहला कारण संधियां। याद रखेंगे ये जो संधियां हैं ये किन किन के मध्य हुई, तो ये देशी रियासतें जो राजा हैं, राजा और अंग्रेजों के मध्य क्या हुई थी, संधियां। कौन सी संधियों की बात कर रहे हैं, हम उन संधियों को लेकर बात कर रहे हैं जो राजा और अंग्रेजों के मध्य हुई। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर संधियां हुई ही क्यों थी। याद रखेंगे भारत के देशी रियासतें के जो राजा थे वो परेशान हो गए थे मराठों व पिंडारियों से।
भारत के देशी रियासतों के जितने भी राजा थे वो बाहरी आक्रमणकारियों से, यानी जो मराठे और पिंडारी थे, इनसे परेशान हो गए थे। और राजाओं ने सोचा कि हमें मराठों व पिंडारियों से बचा कौन सकता है, तो कहते हैं कि इन्होंने सोचा कि इन दोनों से हमें बचाने का कार्य कौन कर सकते हैं, अंग्रेज। तो राजा सीधा अंग्रेजों के पास में गए और कहा कि हमें मराठों व पिंडारियों से बचा लीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा हम तो भारत में बैठे ही इसीलिए हैं, हमारा काम ही तो यही है सहायता करना। हमारा पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए, चाहे वो फलाशी हो चाहे वो बक्सर हो। तो राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में जो समझौता और संधियां की थी वही आगे चलकर कारण कैसे बना, इसको लेकर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहां पर दो फैक्ट हुए। संधियां किनके मध्य हुई, राजाओं व अंग्रेजों के मध्य। क्यों हुई, क्योंकि देशी रियासतें परेशान हो गई थी मराठों व पिंडारियों से। तो यहां पर लिख देता हूं, मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए, मराठों वे पिंडारियों। पिंडारी जानो, बाहुबली पिक्चर देखी, और बाहुबली पिक्चर के अंदर बे काला काला हांडा जो आया करें बे कहीं है पिंडारी। तो मराठों वे पिंडारियों से बचने के लिए देशी रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में जो समझौता या संधि की थी वही क्या है, संधियां। अब यहां पर बात याद रखेंगे, ये जो संधियां हैं ये दो प्रकार की है। संधियां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। यहीं से एग्जाम के अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। देखिए, कारण तो है संधियां राजाओं व अंग्रेजों के मध्य क्यों हुई, तो राजाओं ने मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए। अब संधियां कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की। देखिए, एक तो आप नाम सुनते हैं सहायक संधियां, एक तो नाम आप क्या सुनते हैं, सहायक संधियां, और दूसरा नाम आप सुनते होंगे आश्रित संधियां। आश्रित संधियां, देखिए संधियां दो है, एक सहायक संधि है, दूसरी आश्रित संधियां हैं। सहायक संधियों का जनक अगर पूछा जाए तो वो तो फ्रांसीसी गवर्नर है जिसका नाम है डुप्ले, लेकिन हम तो अंग्रेजों के साथ में कर रहे हैं, तो अंग्रेज अधिकारी जिसने सहायक संधियां अपनाई थी वो कौन है, तो उसका नाम होता है लॉर्ड वेलेजली। कौन है, लॉर्ड वेलेजली। पूछा जाए आश्रित संधियों का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे नाम होता है उसका, वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। बड़े ध्यान से पढ़िए, यहां से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है इन दोनों संधियों में। देखिए, संधियां कितने प्रकार की है, दो, एक सहायक संधि है, दूसरी आश्रित संधियां हैं। सहायक संधियों का जनक है लॉर्ड वेलेजली, जबकि आश्रित संधियों का जनक है कौन, लॉर्ड हेस्टिंग। आपको पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलेजली से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत, और यहां पर आपको पूछेगा लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा चार्ल्स मेटकोप की सहायता से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा वो देखिए। पहला क्वेश्चन यहां से, लॉर्ड वेलेजली से संधि करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी, तो याद रखेंगे दो। लॉर्ड वेलेजली से संधि करने वाली राजस्थान की दो रियासत। पहली रियासत कौन सी है, तो याद रखेंगे भरतपुर। कौन सी है, भरतपुर। और दूसरी रियासत कौन सी है, तो याद रखेंगे अलवर। क्लियर है, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और आंसर आ रहा है, उसको लेकर मैं अभी आपके सामने क्लियर करता हूं। ठीक है, देखिए एक बार आप देखिए, संधियां दो प्रकार की, एक सहायक दूसरी आश्रित। सहायक संधियां लॉर्ड वेलेजली की है। आपको पूछा जाए राजस्थान की पहली रियासत जिसने लॉर्ड वेलेजली के साथ में संधि की थी वो कौन सी है, तो याद रखेंगे भरतपुर। कौन सी है, भरतपुर। और भरतपुर ने संधि कब की थी लॉर्ड वेलेजली के साथ में, तो याद रखेंगे 1803 में। और इस समय भरतपुर के शासक कौन थे, तो नाम याद रखेंगे रणजीत सिंह। ये बात क्लियर हुई आपके। आपको पूछा जाए राजस्थान की पहली रियासत जिसने लॉर्ड वेलेजली के साथ में संधि की है, भरतपुर, कब की है, 1803 में। और भरतपुर के शासक कौन थे, रणजीत सिंह। लेकिन इसके साथ में ज्यादा टाइम तक ये संधि चली नहीं,
एक और रियासत है राजस्थान की जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में संधि की है, और वो कब की थी? 1803 के अंदर। और इस समय अलवर के शासक कौन थे? तो याद रखेंगे बख्तावर सिंह। कौन है? बख्तावर सिंह। ये बात आपके क्लियर हुई क्या? ये बात आपके क्लियर हुई क्या? यहां से महत्वपूर्ण फैक्ट पूछता है, लॉर्ड वेलेस्ली फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, बिल्कुल सहायक संधियों का जनक डुप्ले है, लेकिन अंग्रेजों के संदर्भ में वेलेस्ली, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कंटिन्यू बुने रहिए, तब यहां से आपको 5 प्रकार के फैक्ट समझ में आएंगे। देखिए हमने कहा 1857 के होने के कारण क्या है, तो पहला ही कारण मिला संधियां। हमने कहा संधियां किनके मध्य हुई? तो राजाओं व अंग्रेजों के मध्य। क्यों हुई? तो कहते हैं कि राजाओं ने मराठों व पिंडारियों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधियां की थी। ये संधियां 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो है सहायक संधि, दूसरी है आश्रित संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की है, जबकि आश्रित संधियां किसकी है? लॉर्ड हेस्टिंग। लेकिन अपने राजस्थान के संदर्भ में ये संधियां किसके सहयोग की वजह से होगी? तो वो होगा अंग्रेज अधिकारी, नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। हमने कहा वेलेस्ली से संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है? भरतपुर। कब की? 1803 में। राजा कौन है भरतपुर के? रणजीत सिंह। अलवर ने कब की? 1803 में। शासक कौन है? बख्तावर सिंह। क्लियर? इधर बात करते हैं आश्रित संधि की। देखिए आपको पूछा जाए आश्रित संधियों से 3 प्रकार के फैक्ट पूछता है। देखिए कौन कौन से, बड़े आराम से समझिए। आपको पूछा जाए आश्रित संधि करने वाली प्रथम रियासत। दूसरा फैक्ट आपको पूछता है, वो पूछता है व्यापक या विस्तृत या फिर आक्रामक। आक्रामक संधि करने वाली रियासत कौन सी है? और तीसरा क्वेश्चन यहां से आपको पूछेगा एग्जामिनर, और वो पूछेगा आपको ये अंतिम रियासत। यहां से 3 प्रकार के फैक्ट आपको पूछेगा कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने आश्रित सहायक संधि की थी, प्रथम रियासत कौन सी है, अंतिम कौन सी है, और आक्रामक रियासत कौन सी है जिसने ये संधि की थी। यहां से आपके 3 प्रकार के फैक्ट देखिए कौन कौन से। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं, आराम से समझिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम रियासत जिसने आश्रित संधि की थी। तो याद रखेंगे प्रथम रियासत होती है कौन सी? करौली। प्रथम रियासत कौन सी है? तो याद रखेंगे आप करौली। करौली ने कब की थी? तो याद रखेंगे 1817 में। कब की थी? 1817 में। और जिस समय करौली ने अंग्रेजों के साथ में आश्रित संधि की थी, उस समय करौली के शासक कौन थे? तो नाम याद रखेंगे हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह। बात क्लियर हुई क्या? राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में आश्रित संधि की थी कौन सी है? करौली। कब की थी? 1817। शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। डेट भी अगर आपको नहीं पूछा जाए तो 9 नवंबर 1817 के अंदर करौली के शासक हरबख्श पाल सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। दूसरा फैक्ट आपको पूछा जाए कि अंतिम रियासत, राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में आश्रित संधि की थी, तो याद रखेंगे वो रियासत कौन सी है? वो होती है आपके शिरोई। अंतिम रियासत कौन सी है? याद रखेंगे शिरोई। शिरोई ने कब संधि की थी? तो 1823। तो सिंपल सी बात है, आश्रित संधियों का टाइमिंग अगर आपको पूछा जाए तो याद रखेंगे 1817 से लेकर 1823। क्लियर? और शिरोई के शासक कौन थे? तो याद रखेंगे शिव सिंह। शिरोई के शासक भी कौन थे? शिव सिंह। तो यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। प्रथम रियासत करौली 1817, हरबख्श पाल सिंह। अंतिम रियासत शिरोई 1823, शासक कौन? शिव सिंह। अब पूछा जाए राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने अंग्रेजों के साथ में व्यापक, विस्तृत या फिर आक्रामक संधि की थी? तो याद रखेंगे आक्रामक संधि किसने की थी? आक्रामक संधि करने वाली रियासत
तो याद रखेंगे रियासत का नाम क्या है, कोटा। और कोटा ने संधि कब की थी, तो याद रखेंगे 1817। और जिस समय की, उस समय कोटा के शासक कौन थे, तो नाम याद रखेंगे उमेद सिंह। ये लीजिए कंप्लीट। हाँ बिल्कुल शिव सिंह, बिल्कुल सही है। तो बात कंप्लीट हो गई क्या? देखिए एक बार वापस देखिए आराम से। हम बात कर रहे हैं 1857 के संग्राम को लेकर। हमने कहा कि 1857 के संग्राम होने का कारण क्या है, तो कारण है संधियां। संधियां किनके मध्य हुई, तो राजाओं व अंग्रेजों के मध्य। राजाओं ने संधियां क्यों की थी, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी आ गए थे, मराठे और पिंडारी, इनसे बचने के लिए। तो संधियां कितने प्रकार की थी, दो, एक सहायक संधि और दूसरी आश्रित संधि। सहायक संधियों का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड वेलेजली, जबकि आश्रित संधियों का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेजली से संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत है भरतपुर। कब की थी, तो 1803। 1803 शासक कौन है, रणजीत सिंह। दूसरी रियासत कौन सी है, तो अलवर। 1803 शासक कौन है, बख्तावर सिंह। यदि आपको पूछा जाए राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने आश्रित संधि की थी, करौली, कब की, 1817, शासक कौन, हरबख्शपाल सिंह। अंतिम रियासत जिसने ये संधि की थी, याद रखेंगे सिरोही, 1823 और शिव सिंह। तो कहने का मतलब संधियों का दौर चला था 1817 से लेकर 1823। और आक्रामक संधि करने वाली रियासत कौन सी है, कोटा। कब की थी, 1817। करने वाले कौन थे, उमेद सिंह। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा प्रेम शाह राठौड़, एक बात आप याद रख लीजिए, जितनी भी सहायक संधियां हुई है उनमें से एक तो 1823 के अंदर शिरोई, उसके अलावा एक 1819 के अंदर याद रखना है जैसलमेर ने संधि की थी, इसके शासक थे मूलराज सेकंड। बाकी कोई भी रियासत आपको पूछा जाए उसके अलावा आप याद रखेंगे, देखो 1817 के अंदर 3 रियासतों ने संधियां की थी। एक तो आपके सामने करौली है, दूसरी आपके सामने कोटा है और तीसरी टोंक है। इसके अलावा जितनी भी रियासतें हैं उन सभी ने संधियां की है 1818 में। सहायक आश्रित संधियां करने वाली रियासतें देखिए, 1819 में जैसलमेर है, 1823 में एक ही है सिरोही, 1819 में भी एक ही है जैसलमेर, 1817 में 3 हैं, कौन कौन सी, करौली, कोटा और टोंक। बाकी जितनी भी रियासतें हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियां की थी 1818 में। क्लियर? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे इन 2 संधियों को लेकर। क्लियर? आगे बढ़ें। अच्छा वॉल्यूम तेज करें, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए, तो अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में संधियां तो कर ली, लेकिन संधियां करने के बाद में अंग्रेजों को अपना यहां पर प्रशासन चलाने के लिए एक एजेंसी का गठन किया गया था। उस एजेंसी का नाम होता है, वो होता है राजपूताना रेजिडेंसी। देखिए आराम से समझिए, राजपूताना रेजिडेंसी। रेजिडेंसी देखिए, आपने 1857 का संग्राम पढ़ा होगा, लेकिन हम इस ढंग से पढ़ेंगे कि आपको सारी बातें यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, रिट वालों के लिए बिंदिया शर्मा बिल्कुल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। यदि आपके सिलेबस में 1857 लिखा है तो बिना सोचे समझे पेन कॉपी ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए, नो टेंशन। ठीक है, मकराना की नगरी से बिल्कुल, पंकज धन्यवाद आपका। अच्छा मनु विष्णु ईयरफोन, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने कहा कि अंग्रेजों के साथ में राजाओं ने संधियां कर ली, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि संधियां तो हो गई है, लेकिन यहां पर अपना प्रशासन चलाएं कैसे। उसके लिए एक एजेंसी, एक रेजिडेंसी की स्थापना की थी, और उस रेजिडेंसी का नाम होता है राजपूताना रेजिडेंसी। नाम क्या है, राजपूताना रेजिडेंसी। आइए राजपूताना रेजिडेंसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सुने। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना भारत और राजस्थान इन दोनों के संदर्भ में अलग अलग है। देखिए भारत और राजस्थान,
आपको पूछा जाए भारत के संदर्भ में, आपको पूछा जाए भारत के संदर्भ में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1818 में की थी। और राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1832 में। दो बातें क्लियर। राजपूताना रेजिडेंसी इसकी स्थापना भारत में हुई थी 1818 में, जबकि राजस्थान में कब हुई थी, 1832 में। आपको पूछा जाए भारत के अंदर 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहां पर की थी, दिल्ली में, जबकि पूछे राजस्थान में इस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में कहां पर हुई थी, तो याद रखेंगे अजमेर में। ये दो बातें आपके क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, जल्दी से। अच्छा, समता चौधरी ये फोन का प्रयोग कर लिया फिर भी कमा रही है, चलो अभी देखते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना भारत के संदर्भ में 1818 दिल्ली में हुई, जबकि राजस्थान के संदर्भ में 1832 में हुई, और कहां पर हुई, अजमेर के अंदर। अब देखिए यहां पर एक फैक्ट देखिए, आपको पूछा जाए भारत में जो राजपूताना रेजिडेंसी है इसका जो प्रमुख पदाधिकारी होता था उसे कहा जाता है क्या, याद रखेंगे रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, ठीक है। भारत में जो राजपूताना रेजिडेंसी है उसका जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी उसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। जबकि राजस्थान में जो राजपूताना रेजिडेंसी है उसका जो पदाधिकारी है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। यहां तक बात क्लियर हुई क्या, यहां तक बात क्लियर हुई क्या। देखिए आराम से, राजपूताना रेजिडेंसी भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। भारत में स्थापना हुई 1818 दिल्ली में, जबकि राजस्थान में स्थापना हुई थी 1832 अजमेर में। भारत के संदर्भ में इसका जो पदाधिकारी था उसका नाम था रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, जबकि राजस्थान में जो पदाधिकारी था उसका नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि AGG। भारत में गवर्नर जनरल है, उसके अधीन रियासतों में कौन है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। आपको पूछा जाए भारत में राजपूताना रेजिडेंसी का प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कौन बना था, तो नाम आप जरूर याद रखेंगे, नाम होता है जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। ये क्या है, तो ये होता है आपके फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ राजपूताना, यानी कि यहां का अधिकारी पहला कौन बना था, जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। जबकि आपको पूछा जाए कि राजस्थान में जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में हुई थी, जिसका प्रमुख व्यक्ति था एजेंट टू गवर्नर जनरल, पहला कौन बना था, तो नाम याद रखेंगे इब्राहिम लोकेट, जिसे आप पढ़ते हैं मिस्टर लोकेट के नाम से। पूरा नाम क्या है, इब्राहिम लोकेट। अब बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या, उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पहला कारण आया था संधियां, संधियां तो कर ली, करने के बाद में अंग्रेजों ने देसी रियासतों के अंदर अपना जो प्रशासन चलाना था उसके लिए एक एजेंसी की स्थापना की, यानी रेजिडेंसी की स्थापना की। नाम क्या है, राजपूताना। भारत के संदर्भ में पूरी कहानी और राजस्थान के संदर्भ में ये कहानी। अब कमेंट करिए बात समझ में आई है तो आगे बढ़े, जल्दी से बताइए आगे बढ़े क्या। हाँ बिल्कुल, प्रथम एजेजी बिल्कुल, मिस्टर इब्राहिम लोकेट, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही है। हाँ सर बेसिक से स्टार्ट से पढ़ाओ, बिल्कुल सुरेंद्र सेन, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। इससे पहले हमने सभ्यता पढ़ी, अब हम आधुनिक राजस्थान पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले शुरुआत की है 1857 के संग्राम को लेकर। अच्छा प्रदीप कुमार जी धन्यवाद आपको। अच्छा बीकानेर का भाषा, ठीक है। रक्षा, ठीक है ठीक है।
कर्म से, बिल्कुल कर्म से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कंटिन्यू बने रहे इतिहास के नोट्स से मुझे से। ठीक है किशोर जी, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएंगे। मदन शैन जोधपुर से, ठीक है ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे हैं कि संधियां हो गई, संधियां होने के बाद में अंग्रेज यहाँ पर प्रशासन चलाना चाहते हैं, और अपने राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में प्रशासन चलाने के लिए किसकी स्थापना हुई? राजपूताना रेजिडेंसी। एक बार वापस देखते हैं, देखिए राजस्थान के लिए कौन सी? राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी या फिर एजेंसी, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है तो इसकी कुछ बातें हमें और पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन सी? देखिए, तो ये तो आपको वापस बताने की आवश्यकता है नहीं कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी। याद रखेंगे 1832 में। कहां पर हुई थी? तो याद रखना अजमेर में। कहां पर हुई थी? अजमेर में। लेकिन आपको पूछा जाए राजपूताना रेजिडेंसी का फर्स्ट मुख्यालय कहां पर बनवाया गया, पहला मुख्यालय, तो याद रखना राजपूताना रेजिडेंसी का पहला मुख्यालय ही बनाया था किसको? अजमेर को। लेकिन याद रखेंगे 1845 में मुख्यालय बदल दिया गया। 1845 के अंदर मुख्यालय बदल दिया, और 1845 के अंदर मुख्यालय बदलकर कहां कर दिया गया? तो याद रखना माउंट आबू। क्यों? क्योंकि अंग्रेज गोरे थे, और जो गोरे होते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है, तो कहा कि हम यहां पर नहीं रह पाएंगे, इसीलिए अंग्रेजों ने अपना जो मुख्यालय अजमेर हुआ करता था उसको 1845 में बदलकर कहां कर दिया गया? माउंट आबू। तो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 अजमेर में, पहला मुख्यालय अजमेर है, लेकिन 1845 में मुख्यालय बदलकर कहां कर दिया गया? माउंट आबू। तो आपको पूछा जाए कि 1857 के समय राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर था, तो याद रखेंगे माउंट आबू। क्लियर है? या वापस लिखूं? यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, आप स्वयं समझ जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन सी बातें? इसके अलावा हमने कहा यहां का जो अधिकारी है, राजपूताना रेजिडेंसी का जो अधिकारी होता है उसे कहा जाता है एजीजी। पूरा नाम हमने देखा था क्या? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्लियर? एजेंट टू गवर्नर जनरल। पूछा जाए फर्स्ट, आपको पूछा जाए यहां से पहला क्वेश्चन कौन सा, इस प्रकार से कि पहला कौन था? फर्स्ट। तो याद रखेंगे फर्स्ट हुआ करता था, उसका नाम होता है अब्राहिम लोकेट, जिसे आप पढ़ते हैं मिस्टर लोकेट के नाम से। आपको पूछा जाए 1857 के समय कौन था? 1857 के समय राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी का एजेजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इस समय हुआ करता था कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, क्योंकि हमें 1857 का संग्राम ही पढ़ना है। तो याद रखेंगे ये बात मुख्यालय, और 1857 के समय भी मुख्यालय कौन सा होगा? माउंट आबू। ठीक है? हाँ, इब्राहिम लोकेट, बिल्कुल फर्स्ट यही है। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, बिल्कुल मनोविष्णु, ठीक है। हाँ, यहां तक ये बात समझ में आई क्या कि राजपूताना रेजिडेंसी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि राजाओं के साथ में जो सहायक संधियां और जो आश्रित संधियां हुई है, यहां पर प्रशासन चलाने के लिए जिस एजेंसी का गठन किया गया उसका नाम क्या है? राजपूताना रेजिडेंसी। स्थापना 1832 कहां पर? अजमेर के अंदर। पहला मुख्यालय किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे अजमेर को। और पूछा जाए कि 1845 के अंदर मुख्यालय बदलकर किसे बना दिया? माउंट आबू को। याद रखेंगे 1857 के समय भी मुख्यालय कहां पर था? माउंट आबू। इस एजेंसी का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसका नाम होता है एजेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन? मिस्टर लोकेट, यानी कि अब्राहिम लोकेट। पूछा जाए 1857 के समय कौन थे? तो याद रखेंगे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर? अब देखिए आगे कहानी क्या होती है। आगे ये हुई कि भाई राजस्थान की सभी रियासतों के साथ में संधि तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। संधि होने के बाद में यहां पर प्रशासन चलाने के लिए
एक संगठन आ गया, यानी कि एक एजेंसी आ गई जिसका नाम क्या है, राजपूताना रेजिडेंसी, और जिसका एक अधिकारी भी बना दिया एजेंट टू गवर्नर जनरल। लेकिन एजेंट टू गवर्नर जनरल ने सोचा कि राजस्थान के अंदर तो बहुत सारी रियासतें हैं, अब मैं सभी रियासतों पर नजर कैसे रखूं, इसीलिए एजेंट टू गवर्नर जनरल ने अपने अंडर में यहां पर एक और पोस्ट बनाई, और जिसका नाम होता है पीए, यानी कि फुल फॉर्म है पॉलिटिकल एजेंट। बात समझ में आई? राजपूताना रेजिडेंसी का अधिकारी कौन है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल ने यह सोचा कि राजस्थान में बहुत सारी रियासतें हैं, इन सभी रियासतों पर मैं नजर नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए एजेंट टू गवर्नर जनरल ने अपने अधीन एक और पद सृजित किया जिसका नाम होता है पॉलिटिकल एजेंट। और आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 के समय, मारवाड़ का कौन था, तो अब वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई, हाँ क्या हुआ, हाँ देखिए नेक्स्ट अगला फैक्ट देखिए, याद रखेंगे एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी शॉर्ट में लिख रहा हूं, एजेजी के अधीन, एजेजी के अधीन एक पद बनाया गया, और उस पद का नाम क्या है, तो याद रखेंगे पीए। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। क्लियर? देखिए पॉलिटिकल एजेंट के अंदर किस प्रकार से फैक्ट आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आपको यहां से 5 पॉलिटिकल एजेंट याद होने चाहिए हमेशा। देखिए पॉलिटिकल एजेंट कहां कहां के, तो देखिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से, जिसको पता है कहां पर कौन सा पॉलिटिकल एजेंट हुआ था जल्दी से कमेंट करिए भाई। हाँ देखिए, एक तो है मेवाड़, कमेंट करिए जल्दी से। दूसरा आपको पूछता है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। तीसरा आपको पूछता है आमेर का, क्योंकि ये 3 बड़ी रियासतें। चौथा आपको पूछता है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है। और 5वां फैक्ट आपको पूछता है भरतपुर का कौन है। इधर आप बता दीजिए पॉलिटिकल एजेंट, और इधर मैं लिख देता हूं यहां के शासक कौन है। 1857 के समय यहां के शासक इधर लिख देता हूं, दोनों काम हो जाएंगे और दोनों साथ में भी याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। तो इधर तो लिखूंगा पॉलिटिकल एजेंट 1857 के समय कौन थे, और इधर लिखूंगा इन रियासतों के अंदर 1857 में शासक कौन थे। जल्दी से कमेंट करिए एक बार आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ एजेंसी राजपूताना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं मनु विष्णु हम बता देंगे। ठीक है, रूप कंवर हमें बता रहे हैं समता चौधरी, मेवाड़ का मेजर सावर्स, मिस्टर संजू बिश्नोई, मारवाड़ का मेक मोशन, रूप कंवर। हाँ जल्दी से बताते रहिए भाई, और आप कम से कम 30 जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए ताकि डबल तो होवे। ठीक है, बाकी देखिए आपके साथ में वादा करता हूं कि राजस्थान का इतिहास, जियोग्राफी, आर्ट कल्चर और साथ में भारत का इतिहास, जियोग्राफी और आर्ट कल्चर पूरी थ्योरी के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको बस इतना तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखिए बता देता हूं सभी। एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन एक पद हुआ जिसका नाम क्या है, पीए। पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट। आपको पूछा जाए इन रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, और आपको पूछा जाए कि शासक कौन थे, तो पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था और उसका नाम होता है मेजर सावर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन, याद रखेंगे मेजर सावर्स। मारवाड़ को यदि आपको पूछा जाए मारवाड़ का, तो याद रखेंगे मेक मोशन। मारवाड़ का कौन है, मेक मोशन। और याद रखेंगे आमेर का कौन है, तो याद रखेंगे मेजर ईडन। यहां का कौन है, तो मेजर ईडन। और कोटा का कौन है, तो याद रखेंगे कोटा का तो है बर्टन। कोटा का कौन है, बर्टन। जबकि भरतपुर का कौन है, तो याद रखेंगे मोरिशन। क्लियर?
ये रहे आपके सामने सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का है सावर्च, मारवाड़ का है मैकमोशन, आमेर का है ईडन, कोटा का है बर्टन, भरतपुर का है मोरिशन। अब बात कर लेते हैं कि इस समय शासक कौन कौन थे। देखिए, मेवाड़ का 1857 के संग्राम के समय शासक हुआ करते थे, उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। नाम क्या था? नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। पूछा जाए मारवाड़ के शासक कौन थे इस समय, तो नाम याद रखेंगे महाराजा तकत सिंह। कौन थे? महाराजा तकत सिंह। पूछा जाए इस समय आमेर के शासक कौन थे, तो इस समय आमेर के शासक थे, उनका नाम होता है, याद रखेंगे, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। और आपको पता ही है सवाई राम सिंह सेकंड, ये लीजिए, सवाई राम सिंह सेकंड। पूछा जाए कोटा के कौन थे, तो कोटा के याद रखेंगे, नाम होता है महारावल, महारावल राम सिंह सेकंड। याद रखना, आमेर में भी राम सिंह सेकंड है और कोटा में भी कौन है? राम सिंह सेकंड। यानी कि आमेर का मतलब आप जयपुर समझ रहे हैं, ठीक है। भरतपुर का शासक कौन है, तो याद रखेंगे यहां के शासक थे जसवंत सिंह। यहां के शासक कौन? जसवंत सिंह। बात क्लियर हुई? हाँ, बीकानेर का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। मनु बिश्नोई, स्वरूप सिंह बिल्कुल सही है। बर्टन कोटा, कोटा का बिल्कुल, कोटा का बर्टन बिल्कुल सही है। अशोक पवार बिल्कुल, हाँ रूप कंवर, राम सिंह सेकंड। देखिए, तो ये थे सारे के सारे कौन? पॉलिटिकल एजेंट। एक बार थोड़ा सा और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक राजस्थान। फिर कहता हूं पूरी डिटेल से पढ़ूंगा सारे के सारे फैक्ट। आज हमने शुरू किया है, वो क्या किया है? 1857 का संग्राम। 1857 के संग्राम के अंदर सबसे पहले हमने क्रांति और विद्रोह के मध्य जो अंतर है वो समझा। उसके बाद में हमने कहा कि 1857 जिस समय हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, भारत के मुगल बादशाह कौन थे, या फिर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये जो संग्राम है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, निर्धारित तिथि कौन सी थी, या फिर राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, इनको लेकर हमने चर्चा की। इसके बाद में हमने पढ़ा कि ये जो 1857 का संग्राम है इसका कारण क्या है, तो कारण हमारे सामने आया ये संधियां। हमने कहा कि संधियां दो प्रकार की है, एक सहायक संधि, दूसरी कौन सी? आश्रित संधि। सहायक संधियां करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली, जबकि आश्रित संधियां करने वाला कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। आपको यहां पर एक फैक्ट पूछा जा सकता है कि आश्रित संधियां कराने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किस अंग्रेज अधिकारी की थी, तो नाम आप जरूर याद रखेंगे, चार्ल्स मैटकॉफ। नाम क्या होता है? चार्ल्स मैटकॉफ। इसके सहयोग से सभी रियासतों ने लगभग संधियां की थी। क्लियर? उसके बाद में हमने यहां पर देखा प्रतिम रियासत कौन सी है, इधर कौन सी है, अंतिम कौन सी है, आक्रामक संधि करने वाली रियासत कौन सी है। उसके बाद में हमने कहा संधियां तो हो गई, लेकिन यहां पर प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक रेजिडेंसी की स्थापना की गई, जिसका नाम होता है राजपूताना रेजिडेंसी। अब राजपूताना रेजिडेंसी भारत के संदर्भ में कैसे है और राजस्थान के संदर्भ में कैसे, तो हमने चर्चा की कि भारत के संदर्भ में स्थापना कब और कहां हुई, राजस्थान में कहां पर हुई, भारत में इसका पदाधिकारी कौन था, उस पद का नाम क्या था, फर्स्ट कौन बना था, और इधर हमने राजस्थान के संदर्भ में बात की। वैसे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो सबसे पहले हमने यहां पर पढ़ा कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, पहला मुख्यालय कौन सा था, मुख्यालय बदला कब गया था, किसे बनाया गया था, और संग्राम के समय क्या था, इसका अधिकारी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल पहला कौन था, और क्रांति के समय कौन था, इसको लेकर हमने चर्चा की। फिर हमने कहा कि अधिकारी हो गया, पद बन गया, और अधिकारी हो गया था एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसने सोचा राजस्थान बहुत बड़ा है, यहाँ पर बड़ी बड़ी रियासतें हैं, तो मैं अकेला सभी प्रशासन पर नजर रख नहीं पाऊंगा, यानी सभी रियासतों के साथ में अच्छे से संबंध नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए अपने अधीन एक और पद बनाया जिसका नाम क्या है, पॉलिटिकल एजेंट। और यहां से कोई ना कोई फैक्ट जरूर पूछा जाएगा आपको कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन, मारवाड़ के कौन, आमेर के कौन, कोटा के कौन, भरतपुर के कौन, और फिर इधर शासक कौन। तो कहने का मतलब आज हमने 1857 के समय क्या था,
कारण क्या था, कारण से संधियां कैसे आई और कौन सी एजेंसी की स्थापना हुई और कौन से पद हमारे सामने आए, यहां तक हमने पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ेंगे कारण नंबर 2, और कारण नंबर 2 है सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम 1856 में आता है और लेकर आने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल, नाम है लॉर्ड कैनिंग। किस प्रकार से ये अधिनियम लेकर आते हैं, और इस अधिनियम के तहत 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, और जो दूसरा नियम होता है उसी वजह से ये जो डेट 31 मई थी इसकी बजाय कौन सी डेट हो गई, और किस प्रकार से विद्रोह हुआ राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियन या फिर मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई, डूंगजी और जवाहर जी कौन थे जिनको शेखावटी के लोक देवता कहा जाता है, उसके अलावा राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो बड़ी थी, या ऐसी कौन सी जो सीमांत छावनी थी, सर्वाधिक विद्रोह कौन सी छावनी में हुआ, कुल कितनी छावनियां थी, और इन विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, वो सभी चर्चा करेंगे, वो करेंगे अगली क्लास में। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से बने रहना है, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस आपका प्रेम और स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहे, तब तक के लिए हाँ ऐसे ही चलें, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ में पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब बीत जाता है। मन तो करता है कि क्लास चलती रही और फिर 1857 का संग्राम पूरा हो, लेकिन टाइम की भी अपनी एक सीमा होती है, हमें उस सीमा के अंदर रहना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत। धन्यवाद।